एक फकीर बड़ा तोतेबाज था। वह तोता बाजार से खरीद कर लाता और उसे भली प्रकार शिक्षित कर अमीर उमरावों को देकर द्रव्य उपार्जन करता। एक दिन उसने अपने नियम के अनुसार एक बहुत अच्छे तोते को खूब सिखापढ़ाकर बादशाह को दिया। बादशाह अकबर तोते की खूबसूरती और इल्मियत से निहायत खुश हुआ और वह उसे एक सुविज्ञ सेवक को सपुर्द कर उससे बोला, देखो, इस तोते की आभवा और दाना पानी पर बड़ी सावधानी रखना, इसकी प्रकृति में कुछ अंतर न पड़ने पावे। इसको जरा भी तकलीफ होते ही फौरन मुझे खबर देना। यदि कोई मेरे पास इसके मरने को खबर लाएगा तो तुरंत उसकी गर्दन काट दी जाएगी। दैवात तोता मर गया। बेचारा सेवक बहुत डरा, उसे अपने जीवन रक्षा की कोई सूरत नहीं दिखलाई पड़ती थी। दोनों प्रकार से मृत्यु का सामना था। कहने पर गर्दन मारी जावेगी और यदि मरने का समाचार न देकर गुप्त रखूं तो किसी दिन भेद खुलने पर और भी दुर्गति होगी। लाचार अपना कुछ वश न चलते देख बीरबल के पास गया और उससे सारा समाचार कहकर बहुत गिड़गिड़ाया और कष्ट से छुटकारा पाने की तरकीब पूछी। बीरबल बोला, डरो नहीं, मैं तुमको अभयदान देता हूँ। इधर नौकर को बिदाकर वह तुरंत बादशाह अकबर के पास जा पहुंचा और बड़ी घबराहट के साथ बोला, गरीब परवर, अपना तोता, अपना तोता। उसकी घबराहट देखकर अकबर बोल उठा, क्या वह मर गया? बीरबल ने बात संभालते हुए उत्तर दिया, नहीं पृथ्वीनाथ, वह बड़ा बिरागी हो गया है। आज सुबह से ही अपना मुख ऊपर किए हुए है और कोई अंग नहीं हिलाता। उसकी चोंच और आंखें भी बंद हैं। बीरबल की ऊपर कही बातें सुनकर बादशाह ने कहा, तब क्यों नहीं कहते कि वह मर गया? बीरबल ने उत्तर दिया, आप चाहे जो कुछ भी कहें, परंतु मेरी समझ में तो यही आता है कि वह मौन होकर तपस्या कर रहा है। आप चलकर स्वयं देख लें तो बहुत अच्छा हो। बादशाह ने बीरबल की बात मान ली और दोनों तोते के पास पहुंचे। तोते की दशा देखकर अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, कहने को तो तुम बड़े चतुर बजाते हो, फिर भी तोते के मरने की तुम्हें खबर न मिली। यदि यही बात मुझसे पहले ही बतला दी होती तो मुझको यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी? बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, मैं लाचार था, क्योंकि यदि पहले ही बता दिया होता तो जान से हाथ धोना पड़ता। उसकी इस चालाकी से बादशाह अकबर बहुत खुश हुआ और उसको अपनी पहली आज्ञा का स्मरण हो आया। उसने बीरबल की बड़ी प्रशंसा की और एक बड़ी रकम पुरस्कार में देकर उसे विदा किया। बीरबल ने उसी क्षण उस रकम को तोते के रक्षक को दे दिया। इस प्रकार बेचारे सेवक की प्राण रक्षा हुई और उसे धन भी मिला। एक दिन की बात है कि अकबर और बीरबल दोनों एक उपवन में बैठे हुए आनंद मना रहे थे। इतने में शाम हो गई। जब बीरबल घर जाने को उद्यत हुआ तो बादशाह ने उसे रोककर कहा, बीरबल, आज कई दिनों से मैं एक बात सोच रहा था, परंतु तुमसे कहना भूल जाता था। एक हकीम दवा बनाता है, उसमें बैल के दूध की अनिवार्य आवश्यकता है। यदि तुम कहीं से उसे ला दो तो अति उत्तम हो। पत्ता खड़का बंदा भड़का। बीरबल बादशाह अकबर की मंशा समझ गया और मन में कहा कि बादशाह इस बहाने मुझे मूर्ख बनाना चाहते हैं। बीरबल बोला, इसमें घबराने की कौन सी बात है? मैं एक सप्ताह में बैल का दूध ला दूंगा। बादशाह ने कहा, 2-4 दिन और अधिक लग जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है, परंतु दूध का आना बहुत लाजिमी है। बहुत अच्छा, कहता हुआ बीरबल वहां से विदा हुआ। वह घर पहुंच एकांत स्थान में बैठकर बैल के दूध वाले प्रश्न पर विचार करने लगा। चिंताग्रस्त बीरबल के कई घंटे का समय मिनटों के समान बीत गया। जब भोजन करने का समय हुआ तो नियमानुसार उसकी लड़की बुलाने आई। वह अपने पिता का चेहरा उतरा और विचारमग्न देखकर ठिठक गई। जब उसको खड़े कई मिनट व्यतीत हो गए और पिता का ध्यान न टूटा तो उसने उद्विग्न होकर पिता से चिंता का कारण पूछा। यद्यपि यह बीरबल की बड़ी लड़की थी और वह इसकी बुद्धिमत्ता की कई बार परीक्षा भी ले चुका था,
फिर भी ऐसे गूढ़ विषय में उसे सफलता मिलेगी ऐसी आशा स्वप्न में भी न थी। इसलिए कुछ समय तक उसकी बातों को अनसुनी कर टालमटोल करता रहा। पुत्री के पुनः पुनः अनुरोध करने पर उसे विवश होकर बादशाह का जटिल प्रश्न सुनाना पड़ा। कन्या बोली, पिताजी, यह कौन सी ऐसी कठिन बात है जिसके लिए आप ऐसे चिंताकुल हो रहे हैं? चलिए, भोजन का समय बीता जा रहा है। मैं उसका उत्तर 1 हफ्ते के भीतर ही बादशाह को पहुंचा दूंगी। लड़की के ऐसे उत्तर से बीरबल की चिंता घटी और साहस कर भोजन करने गया। इस प्रकार जब 2 दिन व्यतीत हो गए तो बीरबल की लड़की ने एक नई तरकीब निकाली। वह ढूंढकर बहुतेरे पुराने वस्त्रों को घर से बाहर निकाल लाई और उनका एक गट्ठर तैयार किया। जब आधी रात का समय हुआ तो उस गट्ठर को सिर पर लादकर नदी तट पर जा पहुंची और छियो कर वस्त्र पछारने लगी। बादशाह का महल ठीक नदी तट पर बना हुआ था। अर्धरात्रि के समय नींद के प्रथम प्रहर में जब कपड़ा धोने की आवाज बादशाह के कान में पड़ी तो उसकी निद्रा भंग हो गई और पहरे वाले संतरी को पुकार कर बोला, देखो, इतनी रात्रि में कौन धोबी कपड़ा छांट रहा है, उसे तुरंत पकड़कर मेरे पास लावो। जब यह मामला चल रहा था, इसी बीच एक सरदार साहब भी आ पहुंचे और नगर व्यापारी शेर अली को कैदी की सूरत में देखकर बोले, शेर अली, यह तुम्हारी क्या हालत है? तुम कैदी की सूरत में क्यों दिखाई पड़ रहे हो? शेर अली को इस सरदार के आने से बड़ी तसल्ली हुई और बोला, सरदार साहब, आप भी जानते हैं कि मैं कितने वर्षों से इस नगर में व्यापार कर रहा हूं और यहाँ का बच्चा बच्चा मुझे पहचानता है। समय के फेर से या दैव की अकृपा से आज मैं अपने ही दास द्वारा अभिशापित किया जा रहा हूं। सरदार बादशाह को चिताकर बोला, द्वीप परवर, यह शेर अली आजकल का व्यापारी नहीं है, बल्कि लड़ाई के समय में इसने कई बार सरकार को रुपए की मदद देकर राजभक्ति प्रकट की है। वह शेर अली की तरफ इशारा करके बोला, शेर अली, यह तुम्हारी ही उदारता का कारण था कि मैंने गुजरात जैसे सामर्थ्यशाली अधिपति पर विजय प्राप्त की थी। तुम्हारी वह मदद हमारी नहीं, बल्कि बादशाह अकबर की मदद थी। सरकार की तरफ से तुमको अभी तक उसका कोई पुरस्कार नहीं मिला है। सरदार की इस सारगर्भित साक्षी से अकबर खुश हो गया और बोला, शेर अली को उस उपकार का बदला चुकाया जाएगा। बादशाह ने ईरान के सौदागर की तरफ इशारा करके कहा, क्यों भाई, तुमको भी किसी की साक्षी दिलानी है? यदि है तो उसे सामने लाओ। सरदार की साक्षी से तो नगर व्यापारी का शेर अली होना साबित होता है। ईरान का व्यापारी बोला, द्वीप परवर, मैं इस स्थान में पहले फल आया हूं। यहाँ की भाषा तक नहीं समझता और न यहाँ पर मेरा कोई परिचित ही है। अभी मेरा सामान भी बाहर ही पड़ा हुआ है। उसको यहाँ लाने में अभी कई दिन व्यतीत हो जाएंगे। फिर मैं किसकी साक्षी हूँ? हाँ, इतना जरूर है कि मैं दूर देशों से सुनता आ रहा हूँ कि आपके दरबार में बड़ा सच्चा न्याय होता है। इसलिए कृपया हमारा उचित न्याय करा दीजिए। दोनों लोगों की बातें सुनकर एक सभासद ने बादशाह अकबर से अर्ज किया, पृथ्वीनाथ, यह मामला बड़ा ही बेढंगा दीख पड़ता है। इसका फैसला कवि गंग से कराया जाए। वे ऐसे मामलातों को महज खिलवाड़ मात्र समझा करते हैं। बेचारा कवि गंग बड़ा घबराया और झट बोल उठा, हजूर, बीरबल के रहते इसका न्याय करने की दूसरे की आवश्यकता नहीं है। अतएव इसका न्याय बीरबल से ही कराया जाए। वे इससे कभी इनकार नहीं कर सकते। बादशाह तो पहले ही से समझ रहा था। उसने बीरबल को आज्ञा दी, इस मामले को अच्छी तरह जांचकर न्याय करो। बीरबल ने भी सहर्ष स्वीकार किया। बीरबल की कार्रवाई शुरू हुई। उसने दोनों व्यापारियों को पास बुलाकर उनसे बहुत प्रकार की पूछताछ की, परंतु फिर भी कुछ मतलब की बात हासिल न हुई। तब उसने एक नई सूझ निकाली।
बीरबल उन दोनों सौदागरों को एक जगह खड़ा कराकर एक जल्लाद को नंगी तलवार लिए हुए बुलवाया। जब वह आकर हाजिर हुआ तो बीरबल उससे बोला, क्या देखता है? गुलाम को अभी मार डाल। बीरबल के मुख से इतना शब्द निकलते ही जल्लाद तलवार लेकर झपटा। उसका झपटना था कि नगर व्यापारी यानी नकली शेर अली अलग हट गया। बीरबल उसकी ऐसी हरकत देखकर तुरंत ताड़ गया कि असल में यही गुलाम है। उसने उसकी कलाई पकड़ ली। नकली शेर अली ने भी अपना गुलाम होना स्वीकार कर लिया और वह तुरंत कैद कर लिया गया। अनंतर दरबारियों के पूछने पर उसने कहा, असल में मैं ही अपने इस ईरानी मालिक असली शेर अली का गुलाम था। मेरी आदत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। मैं हमेशा इसे हटाने की ताक में था। जब मेरा मालिक मुझे दुकान पर अकेला छोड़कर बाहर चला गया तो मेरी नीयत बिगड़ी और उसका बहुत सा माल लेकर वहां से भाग निकला। घूमते फिरते यहाँ पहुंचा और उस चोरी के रुपयों से व्यापार करने लगा। चूंकि इस काम को मैंने अपने मालिक के यहाँ ही सीख लिया था, इस कारण व्यापार चलाने में मुझे कोई दिक्कत न पड़ी और मेरा काम धड़ल्ले से चलने लगा। अब मैं असली शेर अली के नाम से विख्यात हो गया हूँ। इतने दिनों के परिश्रम से जो मैंने भारतवर्ष में अपना नाम प्रख्यात किया था, सो आज देव के प्रकोप से मिट्टी में मिल गया। अब मुझसे गुलामी करते नहीं बनेगी, अतएव कृपा कर मुझे प्राणदंड की आज्ञा दीजिए। बादशाह अकबर ने शेर अली से पूछा, शेर अली, अब तुम इस आदमी का क्या करना चाहते हो? शेर अली बोला, गरीब परवर, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात रह गई। अब आपके जी में जो आए सो कीजिए। शेर अली के ऐसे संतोषप्रद वाक्यों से बादशाह को बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु उसने अपना राज किसी पर जाहिर न किया। बेचारा अपराधी नसीबा जीवन की आस लगाकर एक तरफ खड़ा था। बादशाह उसकी तरफ लक्ष्य कर बोला, नसीबा, तुम्हारा अपराध प्राणदंड पाने के योग्य है, परंतु तूने मेरे साथ उपकार किया है और मैंने अभी तक तुझे उसका कुछ बदला नहीं चुकाया है। अतएव तुझे जीवन दान देता हूँ और पुरस्कार में तुझे दरबार का एक काम सौंपता हूँ। अब तुम उसी काम के सहारे से अपना जीवन निर्वाह करो। नसीबा खुशी के मारे फूला न समाया और बड़ी प्रसन्नता से उस पद को स्वीकार किया। बादशाह ने मन में विचार किया कि इस न्याय में बीरबल ने कमाल किया है, इस कारण उसको भी उचित पुरस्कार देना परमोचित है। बादशाह ने 3 पोशाक मंगवाईं। उसमें पहली कुछ आभूषणों के साथ असली शेर अली को और दूसरी बीरबल को तथा तीसरी नसीबा नामी गुलाम को देकर विदा किया। नसीबा ने शेर अली के चरणों पर गिरकर अपने अपराध की माफी मांगी और उसको आदरपूर्वक अपने मकान पर ले गया। उसने अपना सारा धन शेर अली के हवाले कर दिया। शेर अली बहुत बड़ा व्यापारी था। उसका सारा कारोबार ईमान पर चलता था। उसने विचार किया, व्यापार से मेरे धन के अतिरिक्त जो कुछ नसीबा ने अधिक उपार्जन किया है वह उसके परिश्रम का है। उसने अपना असली धन लेकर शेष बचा धन नसीबा के हवाले किया और खुशी खुशी अपने ईरान देश को लौट गया। एक दिन की घटना है कि बादशाह अकबर और बेगम दोनों भोजनोपरांत बाग में झूला झूलते हुए सानंद गपशप लड़ा रहे थे। अचानक बेगम की ऊर्ध्ववायु खुली, जिससे बादशाह बहुत चिढ़ गया और बेगम को तुरंत महल से बाहर निकल जाने की आज्ञा दी। बेगम शहर से बाहर एक बाग में कैदी की सूरत में नजरबंद कर दी गई। बादशाह अकबर को वही धुन सवार थी। दूसरे दिन जब सवेरे दरबार लगा तो बादशाह ने सभासदों से पूछा, क्या कभी तुम लोगों को भी अधोवायु निकलती है? अधोवायु निकलने के कारण बेगम का दंडित होना सब पर विदित था। इस कारण एक स्वर से सभी ने इनकार कर दिया और उस दिन का दरबार समाप्त हुआ। जिस दिन की यह बात थी उस दिन बीरबल किसी सरकारी काम से बाहर गया था। इसलिए जब कई दिन पश्चात वह लौटा तो बादशाह ने वही प्रश्न बीरबल से भी किया। भला बीरबल कब चूकने वाला था?
वह झट बोला, पृथ्वीनाथ, जिस तरह से अन्य लोगों को अधोवायु होती है उसी तरह मुझे भी होती है। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह बहुत नाराज हुआ और उससे बोला, वाह, खूब अच्छे रहे। इस सभा में ऐसा एक भी आदमी नहीं है जिसे अधोवायु सरती हो, फिर तुम्हें कैसे सरने लगी? जब यही बात है तो तुम दरबार से बाहर चले जाओ और जब तक मैं तुम्हें आने की आज्ञा न दूं कदापि न आना। एक दिन मनोरंजन के समय बादशाह अकबर के मन में यह बात आई, संसार में मूर्खों की संख्या तो अमित है, परंतु मैं ऐसे 4 मूर्ख देखना चाहता हूँ जिनकी जोड़ के दूसरे न हो। उसने बीरबल से कहा, बीरबल, 4 मूर्ख इस ढंग के तलाश करो कि जिनकी जोड़ के दूसरे न मिलें। वह बादशाह की आज्ञा मानकर नगर से बाहर निकला। ढूंढने वालों को क्या नहीं मिल सकता, केवल सच्ची लगन होनी चाहिए। कुछ दूर जाकर बीरबल को एक आदमी दिखलाई पड़ा जो थाली में पान का एक जोड़ा बीड़ा और मिठाई लिए हुए बड़े उत्साह से नगर की तरफ जल्दी जल्दी भागा जा रहा था। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, क्यों साहब, यह सब सामान कहाँ लिए जा रहे हो जो आपका पैर खुशहाली के कारण जमीन पर नहीं पड़ता? आपके मर्म को जानने की मुझे बड़ी इच्छा है, अतएव थोड़ा कष्ट कर बतलाते जाइए। उस आदमी ने पहले तो इस ख्याल से कुछ ही लाहवाली किया कि कहीं उचित समय पर पहुंचने में देर न हो जाए, परंतु जब बीरबल ने उसे छेड़कर कई बार पूछा तो वह मटक कर बोला, यद्यपि मुझे विलंब हो रहा है, परंतु आपके इतना आग्रह करने पर बतला देना भी जरूरी है। मेरी औरत ने एक दूसरा कसम कर लिया है, उससे उसे लड़का पैदा हुआ है, आज बरही है। मैं उसी का बधावा लिए हुए न्योते में जा रहा हूं। बीरबल ने उसे अपना नाम बतलाकर रोक लिया और बोला, तुझे मेरे साथ बादशाह अकबर के पास चलना पड़ेगा। जब मैं छुट्टी दूंगा तब जाना। वह बीरबल का नाम सुनकर डर गया और लाचार होकर उसके साथ हो लिया। वह उसको साथ में लेकर आगे बढ़ा। दैवयोग से रास्ते में एक घोड़ी सवार मिला। यह आप तो घोड़ी पर सवार था, परंतु अपने सिर पर घास का बंडल ढो रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, क्यों भाई, यह क्या मामला है? आप अपने सिर का बोझ घोड़ी पर लादकर क्यों नहीं ले जाते? उसने कहा, गरीब परवर, इसका कारण यह है कि मेरी घोड़ी गर्भिणी है। ऐसी दशा में उस पर इतना बोझ नहीं लादा जा सकता। मुझे ले जा रही है, यही क्या कम गनीमत है। बीरबल ने इस घोड़ी सवार को भी अपने साथ ले लिया और दोनों को लिए बादशाह अकबर के पास पहुंचा। तब बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, 4 मूर्ख आपके सामने उपस्थित हैं। बादशाह तो 2 को ही देख रहा था, अतएव बोला, तीसरा मूर्ख कहाँ है? बीरबल ने कहा, तीसरा नंबर हुजूर आपका है, जो आपको ऐसे ऐसे मूर्खों को देखने की इच्छा होती है। चौथा मूर्ख मैं हूँ जो उन्हें ढूंढकर आपके पास लाता हूँ। अकबर को बीरबल के ऐसे उत्तर से बड़ी प्रसन्नता हुई और जब उन्हें उनकी मूर्खता का परिचय मिला तो खिलखिलाकर हंस पड़े। संध्या का समय था। अकबर अपने बाग में दरबारियों के साथ राजकीय विषयों पर विचार कर रहा था। इतने में तानसेन ने अपनी सारंगी मिलानी शुरू की। सबका ध्यान तानसेन के वाद्य की तरफ आकृष्ट हो गया। दरबार का शेष कार्य स्थगित कर दिया गया। तानसेन ने एक मनहरन तान सारंगी पर छेड़ी। चारों तरफ से वाह-वाह की ध्वनि आने लगी। बादशाह आनंदमग्न तकिए के सहारे लेटा हुआ सुन रहा था। चारों तरफ आनंद छा रहा था। इसी समय शहर का कोतवाल 2 आदमियों को लिए हुए आया। उन आदमियों के कपड़े खून से लथपथ हो रहे थे। कोतवाल के अचानक आ पहुंचने से बड़ा रंगमें भंग हो गया। बादशाह झल्ला गया और झिड़ककर कोतवाल से बोला, क्या तुमको इतनी भी तमीज न हुई कि यह समय दरबार का नहीं है? ऐसे मनबहलाव के समय बंदियों का लाना कहाँ तक उचित था? ये कैदी रात भर हवालात में रखे जा सकते थे। कल दरबार लगने पर इनके मामले पर विचार किया जा सकता था।
फिर इतनी आतुरता दिखलाने का क्या कारण है? बादशाह की नाराजगी से कोतवाल सहम गया, परंतु बिना असलियत बतलाए भी काम नहीं चलते देखा। कुछ सोच समझकर उसने कहा, गरीब परवर, इसमें संदेह नहीं कि मैं इनको सुबह लेकर हाजिर हो सकता था, परंतु इनका मामला बड़ा बेढंगा है, जिस कारण मुझको विवश होकर इसी समय आना पड़ा। उससे ऐसा सुनकर बादशाह कुछ शांत होकर बोला, अच्छी बात है, इनका अभियोग सुनाओ। कोतवाल ने कहा, आज जब मैं नगर में गश्त लगाते हुए व्यापारियों की मंडी में पहुंचा तो क्या देखता हूं कि एक जगह बहुतेरे आदमियों की भीड़ लगी हुई है। जब वहां गया तो इस अपरिचित मनुष्य को इस नगर व्यापारी से मार पीट करते देखा। यह अपरिचित मनुष्य नगर व्यापारी को झिड़क रहा था कि अरे दुष्ट, आज से 5-7 वर्ष पहले तू मेरा दास था और वहां से छिपकर भाग आया है। बड़े परिश्रम के बाद आज तुझे पकड़ लिया है, अब मेरे रुपए अदा कर। इसको झिड़कते देख नगर व्यापारी बोला, नालायक, दास तो मेरा तू है, तुझे मैं आज कितने ही वर्षों से ढूंढ रहा था, भाग्यवश इस समय हाथ लगा है। इनकी आपस की ऐसी लड़ाई देखकर मैं इन्हें गिरफ्तार कर सरकार के सामने लाया हूं। अब आपकी जैसी मर्जी हो, इनका निपटारा कीजिए। बादशाह ने उनसे साक्षी मांगी। नगर सौदागर ने कहा, गरीब परवर, आज 5 वर्ष का अरसा हुआ कि मैं अपना शहर ईरान छोड़कर दिल्ली आ बसा हूं, और यह हमारा नौकर इससे 2 वर्ष पहले ही मुझको छोड़कर भाग गया था। आज जब मैं बाजार में खरीद फरोख्त कर रहा था तो यह भी अचानक वहीं आ पहुंचा और मेरा हाथ पकड़कर बोला, तू मेरा गुलाम है, तू मेरा गुलाम है। मेरे व्यापारी होने का सारा शहर साक्षी है। जब पहला व्यापारी अपना बयान दे चुका तो दूसरा विदेशी व्यापारी बोला, पृथ्वीनाथ, यह झूठ बोलता है, क्योंकि ईरान का व्यापारी मैं हूं। इस शहर में मैं बिल्कुल नया आया हूं, इस कारण यहाँ का एक भी नागरिक मुझे नहीं पहचानता। यह जो इस नगर में शेर अली के नाम से विख्यात हो रहा है सो इसका फर्जी नाम है। यह नसीबा नामी मेरा गुलाम है। 7 वर्ष का जमाना गुजरा जब मैं इसे दुकान पर छोड़ बाहर व्यापार के लिए गया था। मौका देख यह मेरी बहुत बड़ी रकम चुराकर भाग आया है। तभी से मैं इसकी खोज में दर-दर ढूंढता फिरता हूं। आज 7 वर्षों के बाद यहां मिला है। इनका अभियोग दरबार के सभी लोग बड़े गौर से सुन रहे थे। मामला भी बड़ा पेचीदा जान पड़ता था। दोनों ही सौदागर के लिबास में थे और दोनों की मुखाकृति भी अमीरों की सी थी। फारस का बादशाह बीरबल की बुद्धि की बड़ी प्रशंसा सुना करता था। यही वजह है कि उसे बीरबल को देखने की उत्कट इच्छा हुई। उसने अकबर के पास एक पत्र लिखकर भेजा। उसमें उसने बीरबल को बुलाने की बात लिखी थी। वह अहलकार कर्मचारी कई दिन की मंजिल तय कर दिल्ली पहुंचा। उसने बादशाह अकबर को अदब से सलाम कर फारस के बादशाह का भेजा हुआ पत्र दिखलाया। अकबर बादशाह पत्र पढ़कर बहुत खुश हुआ और अहलकार को अपनी सराय में आराम करने की आज्ञा दी। वहां उसके आराम की सभी वस्तुएं प्रस्तुत थीं। दूसरे ही दिन बादशाह ने बड़े ठाट बाट के साथ बीरबल को फारस भेज दिया। बीरबल ने फारस पहुंचकर शहर के बाहर एक बाग में अपना डेरा खड़ा कराया। उस अहलकार को अपने आने की सूचना बादशाह को देने के लिए फारस के बादशाह के पास भेजा। जब बादशाह ने सुना कि बीरबल नगर के बाहर मेरे हुक्म का इंतजार कर रहा है तो उसने अपने समस्त कर्मचारियों को अपने ही से वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करा सबके सहित दरबार में जा बैठा। फिर उसने बीरबल को आने की आज्ञा दी। अहलकारे से बादशाह के बुलावे का पत्र पाकर बीरबल राजभवन में उससे मिलने आया। वहां की अजीब हालत थी। सब लोग एक ही तरह की पोशाक पहने हुए यत्र तत्र बैठे थे। बीरबल एक तरफ से सबको लक्ष्य करता हुआ धीरे धीरे बादशाह के पास जा पहुंचा।
उसे अदब से सलाम कर उसके समीप आप भी बैठ गया। बादशाह फारस ने पहले उसकी बड़ी आवभगत की। उसके बाद बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमको कैसे मालूम हुआ कि मैं ही फारस का बादशाह हूँ? बीरबल ने उत्तर दिया, द्वीप परवर, भले ही सबके कपड़े एक जैसे थे, लेकिन आपकी नजर सबके ऊपर थी। साथ ही मैंने गौर किया कि सबका ध्यान आपके ऊपर था। इससे मैंने आपको बिना परिश्रम ही आसानी से पहचान लिया। ऐसा देखा जाता है कि बादशाह अकबर को हंसी मजाक से बड़ा प्रेम था। इसी कारण बात बात में उससे और बीरबल से हंसी हो जाया करती थी। हंसी हंसी में अक्सर बादशाह क्रुद्ध भी हो जाता, परंतु बीरबल कभी क्रोधित नहीं होता था। इस बात को मन में विचार कर अकबर ने बीरबल को क्रोधित करने की एक नई युक्ति निकाली। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल गाय रांधत। तब उत्तर में बीरबल ने कहा, बादशाह शुकर खाए। बीरबल तो अकबर के मुख से उपरोक्त पहेली के निकलते ही उसका अर्थ समझकर क्रोधित न हुआ, परंतु बादशाह अकबर क्रोधित हो गया और बीरबल से बोला, तुम मुझे मजाक के बहाने सुअर खिलाना चाहते हो? बीरबल बोला, आप भी तो मुझको गाय खिलाते हैं। बादशाह अपने काफिये का अर्थ बदलकर बोला, मैंने तो तुम्हें रांधते वक्त गाने को कहा था। बीरबल गाय रांधत मतलब बीरबल पकाते हुए गाता है। बीरबल ने उत्तर दिया, द्वीप परवर, भला मैंने शूकर रांधने को कब कहा था? मैं तो कह रहा था कि बादशाह शुक्र खाए, यानी कि आप शुक तोते की रखवाली करते हैं। आप बिना अर्थ समझे अकारण क्रोधित होते हैं। बीरबल की हाजिर जवाबी से बादशाह निरुत्तर होकर हंसने लगा। एक दिन बादशाह और उसके खोजे से आपस में कुछ बातें हो रही थीं। इसी बीच बीरबल की बात आई। तब खोजे ने बीरबल की बड़ी दुर्निंद की। यह बादशाह का मुहलगा खोजा था, इसलिए खुलेआम उसकी अवहेलना करना उचित न समझकर प्रमाणों द्वारा मुंहतोड़ उत्तर देना शुरू किया। अकबर ने कहा, तुम स्वयं विचार कर देखो कि मेरे दरबार में बीरबल सा हाजिर जवाब एक आदमी भी नहीं है। खोजा बादशाह के मुख से बीरबल की प्रशंसा सुनकर मन ही मन भड़क उठा और बोला, हुजूर, यदि आप बीरबल को हाजिर जवाब बतलाते हैं तो वह मेरे 3 सवालों का जवाब दे। यदि ठीक ठीक उत्तर दे देगा तो मैं भी उसे श्रेष्ठ मान लूंगा। बादशाह अकबर ने उससे सवाल पूछने को कहा। खोजा बोला, 1 आकाश में तारों की कितनी संख्या है? 2 दुनिया में स्त्री पुरुष अलग अलग कितने हैं? 3 धरती अपना बीज कहाँ रखती है? बादशाह ने खोजे को अपने पास बैठाकर बीरबल को बुलवाने के लिए सिपाही भेजा। जब वह आया तो उससे खोजे के तीनों सवालों का उत्तर मांगा। बीरबल चुपके बाजार से एक बड़ा मेढ़ा खरीद लाया और उसे बादशाह के सामने खड़ा कर बोला, खोजा साहब, इसके पीठ के बालों की गणना कर लेवें। इसके शरीर में जितने बाल हैं उतने ही आकाश में तारे भी हैं। फिर इधर उधर गौर से पड़ताल कर एक जगह जमीन में खूंटी गाड़कर बोला, पृथ्वीनाथ, पृथ्वी का मध्य यही है। यदि खोजे को यकीन न हो तो स्वयं नाप ले। जब पहले और तीसरे सवालों के बाद दूसरे की बारी आई तो बीरबल हंस पड़ा, परंतु अपना असली भाव छिपाकर उत्तर दिया, द्वीप परवर, स्त्री पुरुषों की संख्या तो इन खोजों के कारण बिगड़ गई है, क्योंकि ये न तो स्त्रियों की संख्या में आते हैं और न पुरुषों की ही। यदि सब खोजे जान से मरवा दिए जाएं तो ठीक ठीक गणना निकल सकती है। खोजे का मुंह छोटा हो गया। उसके मुंह से एक बात भी न निकली। बादशाह ने बहुत कुछ उसे भला बुरा सुनाया। बेचारा लाज का मारा दुम दबाकर जनानखाने में चला गया। बादशाह ने बीरबल को पारितोषिक देकर विदा किया। एक मूर्ख ब्राह्मण को पंडित कहलवाने की बड़ी प्रबल इच्छा थी। बेचारा सतत प्रयत्न करने पर भी जब कामयाब न हुआ तो उसे बीरबल से मिलकर कार्यसाधन की तरकीब सूझी। उसने तुरंत बीरबल के मकान की तरफ प्रस्थान किया। बीरबल का घर उसके घर से दूर था।
रास्ते का थकामांदा जब वहां पहुंचा तो लोगों से पूछने पर ज्ञात हुआ कि अभी बीरबल दरबार से नहीं आया है। मरता क्या न करता, वह तो पंडित कहलाने की धुन में चूर हो रहा था। तत्काल वहां से मुड़ा और दरबार की तरफ राही हुआ। मौन मारे चला जा रहा था। अचानक बीच रास्ते में उसकी बीरबल से मुलाकात हो गई। वह बड़ी विनम्रतापूर्वक अपने दोनों हाथ जोड़कर बीरबल से बोला, बुद्धिवर प्रधान जी, मैं निरक्षर भट्टाचार्य हूँ, यानी मुझे पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता। इस पर मुझे पंडित बनने की बड़ी अभिलाषा है। अपनी बुद्धि भर प्रयास करके हार गया, पर मेरी मनोकामना सफल न हुई। अब लाचार होकर आपकी शरण में आया हूँ। कृपया मुझे इसका उपाय बतलाकर मेरी जीवन रक्षा कीजिए। बीरबल ने कहा, इसमें आपके घबराने की बात नहीं है। इसका उपाय तो बड़ा ही सरल है। जो तुम्हें पंडित कहलाने की इतनी आकांक्षा है तो किसी चौराहे पर जाकर खड़े हो जाओ। जब तुम्हें कोई पंडित कहकर पुकारे तो उसे मारने दौड़ना। बस फिर देखोगे कि तुम जहां जहां जाओगे सर्वत्र लोग पंडित ही पंडित पुकारते फिरेंगे। बीरबल की युक्ति से वह मूर्ख ब्राह्मण बड़ा संतुष्ट हुआ। तुरंत आगे बढ़कर वह एक चौराहे पर खड़ा हो गया। इधर बीरबल भी जा पहुंचा और वहां के खेलते हुए छोटे छोटे लड़कों के कान में कुछ कहकर समझाया। फिर क्या था, चारों तरफ से पंडित पंडित की आवाज आने लगी और वह उन्हें मारने को दौड़ने लगा। उस चौमुहानी पर लोगों की भीड़ लग गई। लड़कों की देखादेखी बड़कों ने भी पंडित पुकारना प्रारंभ कर दिया। ज्यों-ज्यों वह लोगों पर चिढ़ता, त्यों-त्यों लोग और भी चिढ़ाते जाते थे। दिल्ली का एक नागरिक बड़ा सूम था। वह अपने परिश्रम और कृपणता के कारण रत्नों का एक बड़ा कोष संग्रह किए हुए था। वह उन रत्नों को एक ऐसी साधारण संदूक में छिपाकर रखे हुए था कि जिससे देखने वाले को उसमें रत्न होने का भ्रम न हो सके। उसका घर भी साधारण गृहस्थों के समान कच्चा और टूटा फूटा हुआ था। भला ऐसे भग्न मकान में रत्न होने की कौन संभावना कर सकता था। दैवात एक दिन मध्य रात्रि में उसके घर में आग लगी। कंजूस उस आग को बुझाने की कोई तरकीब न देखकर कुछ साधारण वस्त्रों को लेकर घर से बाहर निकल आया। ये वस्त्र उसके रोजमर्रा के काम आने वाले थे। घर जलने की चिंता में बेचारा कंजूस छाती पीट पीट कर रुदन करने लगा। उसके रोने का शब्द सुन और आग की लपट देखकर उसके अड़ोस पड़ोस के बहुतेरे आदमी एकत्र हो गए। उन आदमियों में एक लोहार भी था। लोहार ने कंजूस को फटकारते हुए कहा, इस साधारण झोंपड़े के लिए तू इतना रुदन क्यों कर रहा है? इसमें तेरा कौन सा बड़ा नुकसान हो जाएगा? सूम बोला, भाई तू झोंपड़ा जलता देखता है और मैं अपने रत्नों को जलते देख रहा हूं। फिर तू ही बता कि क्यों कर न रोऊं? लोहार ने कहा, वह धन कहाँ और किस चीज में रखा हुआ है? तब सूमड़ा उंगली से बगल की एक कोठरी दिखलाते हुए बोला, उसी कोठरी में एक काठ की पुरानी संदूक रखी हुई है जिसमें 7 लाख के जवाहरात बंद हैं। लोहार ने कहा, यदि मैं उन जवाहरातों को बाहर निकाल लाऊंगा तो अपने मनमानी जवाहरात तुझे दूंगा और बाकी मैं लूंगा। सर्वस्व जाता देख कंजूस ने उसकी बात मान ली। लोहार अग्नि से बचने की तरकीब जानता था, इसलिए उस जलती हुई आग में साहस कर कूद पड़ा और कोठरी में पहुंचकर उस संदूक को बाहर निकाल लाया। इस प्रकार पिटारी को अपनी बगल में रखकर अग्निकांड देखने लगा। थोड़ी देर बाद जब अग्नि का वेग घट गया और लोगों के हृदय में शांति आई तो पिटारी का मामला उपस्थित हुआ। जिस वक्त लोहार और कंजूस ने ऐसी शर्तें तय की थी, उस समय लोहार ने एक और चालाकी की थी। उस जगह के 2 मनुष्यों को अपना गवाह बना लिया था। गवाहों के सामने ही वह पिटारी खोली गई। पिटारी खुलते ही जवाहरातों की चमक बाहर तक फैल गई। जैसे धन देखकर गवारों की दशा होती है, वही दशा लोहार की भी हुई। उस अमूल्य रत्नों की ढेरी को देखकर उसका मन फिर गया। उसने पिटारी का सारा धन तो आप ले लिया और उस खाली पिटारी को बेचारे कंजूस के हवाले किया।
कंजूस लुहार की अनीति देखकर बहुत चकराया और गिड़गिड़ाकर उससे कहने लगा, भाई, आधा धन मुझे दो और बाकी आधा आप ले लो। इसमें मेरी राजी है। लुहार डांटकर बोला, क्या पहले मेरे तेरे बीच ऐसी शर्त पक्की नहीं हुई थी कि मैं तुझे अपनी मनमानी दूंगा? अब चूं चपड़ क्यों करता है? दोनों में वाद विवाद होते होते संपूर्ण रात्रि व्यतीत हो गई और सूर्योदय का समय आया। सुंगड़े ने आधे रत्नों को पाने के लिए बहुतेरा प्रयास किया, परंतु लुहार उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। सुंगड़े ने लाचार होकर बादशाह अकबर के पास अर्जी गुजारी। मामला पेचीदा देखकर बादशाह ने बीरबल को बुलाया और उनका सारा हाल सुनाकर उसे न्याय करने की आज्ञा दी। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का अभिन्न हिस्सा हैं। ये कहानियां मुगल सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच की समझदारी, हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी को दर्शाती हैं। बीरबल का असली नाम महेश दास था, लेकिन वे बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि इनमें नैतिक और व्यावहारिक शिक्षाएं भी छिपी होती हैं। आइए एक ऐसी ही कहानी पर नजर डालते हैं। कहानी बीरबल की समझदारी। प्रारंभ। अकबर के दरबार में एक दिन एक विदेशी व्यापारी आया। वह अकबर को एक अद्भुत उपहार देना चाहता था। वह एक बड़ा, सुंदर हीरा लेकर आया था। हीरा इतना चमकदार और बेशकीमती था कि दरबार के सभी लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। व्यापारी ने हीरे को अकबर को भेंट करते हुए कहा, जहां पनाह, यह हीरा मेरे देश की ओर से आपको उपहार है। अकबर ने उस हीरे को ध्यान से देखा और उसकी सुंदरता की सराहना की। लेकिन उन्होंने यह भी समझा कि ऐसा हीरा उसकी प्रजा की भलाई के लिए भी उपयोगी हो सकता है। इसलिए उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, इस हीरे का क्या किया जाए? दरबारियों की राय। दरबार में विभिन्न राय आईं। किसी ने कहा कि इसे ताजमहल की सजावट में इस्तेमाल किया जाए, तो किसी ने सुझाव दिया कि इसे खजाने में रखा जाए। लेकिन अकबर इन सुझावों से संतुष्ट नहीं थे। तभी बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, इस हीरे की असली कीमत जानना आवश्यक है। हम पहले इसकी सही कीमत का आकलन कर लें, फिर निर्णय लें कि इसका क्या करना है। अकबर को यह सुझाव उचित लगा और उन्होंने बीरबल को हीरे की कीमत पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी। हीरे की परीक्षा। बीरबल ने हीरे की परीक्षा के लिए शहर के सबसे प्रतिष्ठित जौहरी को बुलवाया। जौहरी ने हीरे को ध्यान से देखा और कहा, यह हीरा बेशकीमती है। इसकी कीमत का आकलन करना मुश्किल है, लेकिन यह करोड़ों की कीमत का है। बीरबल ने जौहरी की बात सुनकर अकबर को बताया। अकबर ने सोचा कि अब हीरे का सही उपयोग करना चाहिए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, अब तुम बताओ कि इस हीरे का क्या करना चाहिए? बीरबल की सलाह। बीरबल ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, जहां पनाह, इस हीरे का उपयोग हम समाज की भलाई के लिए कर सकते हैं। इससे हम एक बड़ा अस्पताल बना सकते हैं, जिससे हमारी प्रजा को अच्छा इलाज मिल सकेगा। अकबर ने बीरबल की सलाह को सराहा और सहमति दी। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि हीरे को बेचकर प्राप्त धन से एक विशाल और आधुनिक अस्पताल का निर्माण किया जाए। अस्पताल का निर्माण। अकबर के आदेश पर एक बड़े और आधुनिक अस्पताल का निर्माण शुरू हुआ। इस अस्पताल में सभी सुविधाएं थीं और यह गरीबों के लिए मुफ्त था। लोगों ने इस कदम की बहुत सराहना की और अकबर और बीरबल की प्रशंसा की। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी संपत्ति का सर्वोत्तम उपयोग समाज की भलाई के लिए किया जाना चाहिए। बीरबल की बुद्धिमानी और उनकी सही सलाह ने समाज के हित में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया।
अकबर की दूरदर्शिता और बीरबल की समझदारी ने मिलकर एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया कि कैसे राजा और उसके मंत्री मिलकर समाज के उत्थान के लिए काम कर सकते हैं। अन्य कहानियां। कहानी 2, बीरबल और खजाने की खोज। अकबर के दरबार में एक बार एक चर्चा चल रही थी कि कौन सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। दरबारियों ने कहा कि निश्चित रूप से बीरबल ही सबसे बुद्धिमान हैं। यह सुनकर अकबर ने बीरबल की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने एक गुप्त खजाना किसी स्थान पर छिपाया और बीरबल को उसे खोजने का आदेश दिया। बीरबल ने सभी सुरागों को ध्यान से देखा और अपनी बुद्धिमानी से खजाने का स्थान खोज निकाला। अकबर ने बीरबल की इस काबिलियत को सराहा और उन्हें और अधिक सम्मानित किया। कहानी 3, बीरबल की सच्चाई। एक बार एक दरबारी ने अकबर से कहा कि बीरबल हमेशा सही नहीं होते। अकबर ने यह सुनकर बीरबल की सच्चाई की परीक्षा लेने का सोचा। उन्होंने बीरबल से कहा कि वे 3 दिनों के भीतर दरबार में सबसे सच्चे व्यक्ति को लाकर पेश करें। बीरबल ने पूरे शहर में खोज की और आखिरकार एक गरीब किसान को दरबार में पेश किया। किसान ने अपनी सच्चाई और ईमानदारी से सबको प्रभावित किया। अकबर ने बीरबल की इस परीक्षा को सफल मानकर उनकी बुद्धिमानी को फिर से स्वीकारा। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि इनमें छिपी हुई गहरी शिक्षाएं भी हैं। बीरबल की हाजिर जवाबी, उनकी बुद्धिमानी और अकबर की प्रजा के प्रति उनकी सोच ने इन कहानियों को अमर बना दिया है। आज भी ये कहानियां हमें नैतिकता, ईमानदारी और समझदारी की शिक्षा देती हैं।